नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे 50 संविधान से बनने वाले दोस्तों 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 वाला वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। संविधान के क्वेश्चन मैंने कराए थे, 50 क्वेश्चन कराए थे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आइए अब 51 से शुरू करते हैं और 100 तक देखेंगे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए दिया है कि भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, कनाडा के संविधान से। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए अगला क्वेश्चन है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष जो विशिष्टता है। तो विधि का शासन दोस्तों ऑप्शन ए ब्रिटेन की। ठीक है ना, ब्रिटेन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो ऑप्शन बी दोस्तों B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। प्रारूपण समिति के दोस्तों यानी कि प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। देखिए इसमें B.R. अम्बेडकर, राधे किशोर स्वामी, ठीक है, गोपालाचारी अयंगर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों तो प्रारूप समिति के जो सदस्य थे, ठीक है, तो प्रारूप समिति आप तो इसको देख लीजिए। देखिए भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति में गोपालाचारी अयंगर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सदस्य नहीं थे। भारतीय संविधान की प्रारूपण में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष और K.M. मुंशी, अलादी केशव स्वामी अयंगर, N. माधव राय, D.P. खेतान, N. गोपाल स्वामी अयंगर और ठीक है और मोहम्मद सादुल्ला सदस्य थे। तो दोस्तों टोटल जो है 7 सदस्य थे। ठीक है, B.R. अम्बेडकर जी को लेकर। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद तो देखिए गोपाल स्वामी एन गोपालाचारी जो है गोपाला स्वामी है ना कि क्या है, हाँ देखिए गोपाला स्वामी अयंगर। ठीक है, तो यहाँ पर जो गोपालाचार्य अयंगर लिखा है तो नहीं होगा, गोपाला स्वामी अयंगर लिखा है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 55 का दोस्तों जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय व्यवस्था प्रणाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से USA के संविधान की विशेषताएं कौन सी हैं जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई। तो USA के संविधान की तो ऑप्शन डी जो उपरोक्त सभी यानी कि न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से ली गई है। तो ऑप्शन बी USA से ली गई है। न्यायिक समीक्षा की धारणा USA से, अमेरिका से ली गई है। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है दोस्तों। तो ऑप्शन ए अपने प्यारे देश भारत का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियाँ उस समय थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ हैं इस समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है। तो ऑप्शन सी, किस राज्य के मामले में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर के मामले में। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघ सूची में कितनी मदें थी दोस्तों। थी कितनी, 97, 97। ठीक है ना, 97। देखिए संघ सूची में यहाँ पर देख सकते हैं संघ सूची में 97 विषय थे और राज्य सूची में 66 विषय, समवर्ती सूची में जो है 47 विषय थी। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब जो है अब संघ सूची में 100 विषय हैं। ठीक है, राज्य सूची में यहाँ पर देख सकते हैं कि ठीक है, तो यहाँ पर मतलब है कि जो है यहाँ पर ठीक है देख सकते हैं लेकिन सूचियों की अंतिम तिथि 97 ही है, न कि 100। ठीक है, मतलब फ्रेंड्स ये उस समय था। ठीक है ना, संघ सूची में 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय और समवर्ती सूची में 47 विषय। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है दोस्तों। तो ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। अब दोस्तों इसको हटा दिया गया है 370 अनुच्छेद को इस जो है राज्य से। ठीक है ना, जम्मू और कश्मीर को अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, तो ऑप्शन सी स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है। ठीक है, तो वह भारतीय नागरिक नहीं होगा। ठीक है, स्थानीय सरकारें आधार हैं। तो ऑप्शन सी लोकतंत्र का आधार है। ठीक है ना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है। ऑप्शन सी जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व जो है आवश्यक हैं। तो ऑप्शन डी दोस्तों सभी, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर के समानता, अधिकारों का संरक्षण। तो ऑप्शन डी। ठीक है ना, उपयुक्त तो सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि परीक्षा प्रश्न जो है तथ्यात्मक प्रस्तुति, यानी कि एक एक पॉइंट यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं। राजनीतिक समता सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में पाई जाती है। याद रखिएगा, राजनीतिक जो समता है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में पाई जाती है। ठीक है। धर्मनिरपेक्ष राज्य जिसका कोई अपना धर्म न हो और वह किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन न देता हो उसको कहते हैं। यानी कोई पूछेगा दोस्तों कि धर्मनिरपेक्ष क्या होता है। दोस्तों अब जो है धर्मनिरपेक्ष को हटाकर जो है प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर जो है पंथ निरपेक्ष लिख दिया गया है। ठीक है ना, पंथ निरपेक्ष। तो दोस्तों देखिए, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि जिसका कोई अपना धर्म न हो और वह किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन न देता हो उसको कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय एक प्रभु संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र की थी। ठीक है। भारत के संवैधानिक प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष गरिमा तथा निष्ठा में से गरिमा और निष्ठा शब्द का समावेशन जो है संविधान 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था। ठीक है। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में यानी प्रस्तावना में एक बार 42वां संविधान संशोधन 1976 संशोधन जो है किया जा चुका है। ठीक है ना। इसी के अंतर्गत दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। ठीक है ना। समाजवादी चिंतन आर्थिक क्षेत्र में समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करते हैं। याद रखिएगा। ठीक है। भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन उपराज्यपाल द्वारा संचालित होता है। दोस्तों भारतीय संघ राज्य क्षेत्र यानी जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं दोस्तों, ठीक है, तो उस पर तो जो है सर्वोच्च अधिकार दोस्तों राष्ट्रपति का होता है, लेकिन जो सेकंड नंबर पर होता है दोस्तों वो उपराज्यपाल का होता है। वहाँ पर जो है केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल नहीं होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। ग्रेट ब्रिटेन, भारत, अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड में से जो है जनमत संग्रह तथा उपक्रमण की प्रक्रिया स्विट्जरलैंड में कराया जाता है। ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट देखते हैं। एक एक पॉइंट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में वैध प्रभुसत्ता भारतीय संविधान में निहित है। ठीक है। यूएसए में राष्ट्रपति द्वारा की गई सभी नियुक्तियां तथा उसके द्वारा हस्ताक्षरित सभी जो है संधियों का अनुसमर्थन वहां के सीनेट द्वारा किया जाना चाहिए। इससे नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत निर्दिष्ट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शासन की संघीय प्रणाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत स्थापित की गई थी। अब दोस्तों आपको याद रखना है कि शासन की जो संघीय प्रणाली है वो किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। ठीक है। भारतीय संविधान की रचना में भारत सरकार अधिनियम 1935 ने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। ठीक है। भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। स्विट्जरलैंड के लोग जनमत संग्रह के माध्यम से संविधान संशोधन करने में भाग लेते हैं। दोस्तों एक एक पॉइंट, स्विट्जरलैंड के लोग जो है जनमत संग्रह के माध्यम से संविधान संशोधन करने में भाग लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को सैनिक कार्रवाई द्वारा, किसके द्वारा? सैनिक कार्रवाई द्वारा जो है अधिकार में लिया था। याद रखिएगा, निजाम के हैदराबाद राज्य को। ठीक है। भारतीय संविधान देश का सबसे बड़ा कानून है। ठीक है। मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी ब्रिटेन की देन है। किसकी देन है? ब्रिटेन की देन है। चीन, श्रीलंका, फ्रांस और जापान में से जापान वह देश है जिसका राज्याध्यक्ष वंशानुगत उत्तराधिकार की विधि के अनुसार पद ग्रहण करता है। ठीक है फ्रेंड्स। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत हम लोग अर्थात जनता, हम भारत के लोग हैं। ठीक है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता, हम भारत के लोग से प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, तो भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है ना, चुनाव होता है। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार जो है वो प्रधानमंत्री के पास होता है। इसके पास प्रधानमंत्री के पास होता है। ठीक है ना। ब्रिटेन की संसद को संसद जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संसद जननी कहा जाता है। भारत में प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951-52 में हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा, 1951-52 में हुए थे। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है। ठीक है ना, तो नहीं होगा। दोस्तों देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आइए अब यहाँ से कुछ देख लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे दोस्तों? ऑप्शन ए, अमेरिकी संविधान से लिए गए थे मूलभूत अधिकार। ठीक है।
निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? तो ऑप्शन डी दोस्तों, मूल अधिकारों का संरक्षण, यानी कि दोनों ही जो हाई कोर्ट है, दोनों ही उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम यानी कि जो है उच्च न्यायालय, वो मूल अधिकारों का संरक्षण करते हैं। ठीक है ना। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। और दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, उसको जो है हटा दिया गया था। ठीक है ना, उसको जो हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है और उसको अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि अब जो है 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है ना, 44वां संवैधानिक संशोधन जो है 44वां 1979 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, मौलिक अधिकार को जो समाप्त कर दिया गया। अतः अब 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है ना, कौन कौन से देख सकते हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है ना, तो ये होता है। ठीक है दोस्तों, समानता का अधिकार जो है कौन से अनुच्छेद में आता है? समानता का अधिकार जो है 15 से 18 में आता है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 और संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार दोस्तों यह आता है फ्रेंड्स 29 से 31। ठीक है ना, 29-31 आता है। ठीक है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो भाग 3 में। ठीक है ना, भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र होता है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में जो है क्या है? मूल अधिकार है। ठीक है ना, और भाग 4 में DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में जो है उठा सकता है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट है, धारा 32, यानी कि आर्टिकल 32। ठीक है ना, आर्टिकल 32। यदि जो है किसी व्यक्ति की जो है मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। ठीक है ना, अगला देखते हैं फ्रेंड्स। इसी को दोस्तों जो आर्टिकल 32 है, इसी को संविधान की आत्मा भी कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शायद कहाँ कहा है। ठीक है, देखिए एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? कोई उच्च न्यायालय, कोई उप न्यायालय, जिला न्यायालय या प्रशासनिक अधिकरण? दोस्तों कोई उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है ना, उच्च न्यायालय। हाईकोर्ट भी जारी करता है। ठीक है ना, हाईकोर्ट पहले तो हाईकोर्ट होता है, हाईकोर्ट से हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जो है जारी करता है रिट, और प्रत्येक उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के तहत अपनी रिट जारी करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस याचिका यानी कि रिट के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन बी, अधिकार परीक्षा। अधिकार यानी दोस्तों इसका मतलब क्या है कि अगर कोई सरकारी कोई को नौकर है, ठीक है, कोई सरकारी कर्मचारी है दोस्तों, तो मान लीजिए उसको जो है कहा गया है कि आप इससे लिमिट आप पार नहीं करेंगे। ठीक है ना, यानी कि वो अपने अधिकारों का हनन कर रहा है। यानी कि दोस्तों मान लीजिए कोई इसे जैसे मान लीजिए चेकिंग दोस्तों होता है, चेकिंग होता है। ठीक है ना, तो मान लीजिए मतलब चेकिंग करने के लिए भी दोस्तों जो है एक पोस्ट होनी चाहिए कि आप अगर इससे जो है इससे ऊपर रहेंगे तभी आप जो है चेकिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर दोस्तों अगर उसके पास जो है वो अधिकार नहीं है चेक करने का तो वो चेक नहीं कर सकता। अगर चेक कर रहा है दोस्तों तो आप जो है यानी अधिकार परीक्षा रिट उसके खिलाफ जारी करवा सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, अगर ये सभी रिट क्या होते हैं? अधिकार परीक्षा, प्रत्यक्षीकरण रिट, उत्प्रेषण रिट, परमादेश रिट क्या होता है दोस्तों? अगर नहीं जानते हैं तो मुझसे मतलब कमेंट करके कहिएगा, मैं इसके एक एक जो है मतलब वीडियो बना दूंगा इसका। ठीक है ना, तो आप उसको देख लेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आखिर होता क्या है। ठीक है ना, एकदम बढ़िया से बता दूंगा। ठीक है ना, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? ठीक है ना दोस्तों, कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का? ऑप्शन बी दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है दोस्तों? तो ऑप्शन सी, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। निम्नलिखित रिट में से किसका शाब्दिक अर्थ यह है? सशरीर प्रस्तुत करो। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है दोस्तों कि सशरीर प्रस्तुत करना। ठीक है ना, किसी व्यक्ति की अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है दोस्तों? किसी अवैध निरोध के मामले में ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। ठीक है ना, भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? तो ऑप्शन सी, व्यादेश। परमादेश रिट होता है, प्रतिषेध होता है और निषेध भी होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी दोस्तों, व्यादेश इस टाइप का कोई रिट नहीं होता है, व्यादेश। ठीक है,
यहाँ पर देख सकते हैं 5 प्रकार की रिट जारी करती है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। देखिए, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। ठीक है ना। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जाती है दोस्तों? ऑप्शन सी, 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। ठीक है ना। तो दोस्तों अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। तो किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आप बताइएगा कमेंट करके, 44, 42, 43, 45। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और धमाकेदार क्वेश्चन के साथ में। ठीक है ना। तो तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।